सो ड्यू टू सेकेंड कोल्ड वॉर, द्वितीय शीत युद्ध 1979 में जिसकी शुरुआत होती है, उसके कारण जो 1972 से प्रयास हो रहे थे पर्यावरणीय समस्याओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो रुक जाते हैं। परंतु जैसे ही समय बीतता है तो दुनिया के अंदर मुख्य घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि भोपाल त्रासदी, चेरनोबिल। भोपाल त्रासदी भारत के अंदर हुई थी और ये मुख्य रूप से भारत के मध्य प्रदेश में हुई थी। सो भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ पर एक गैस त्रासदी होती है। ये क्या थी इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये 1984 में हुई थी। उसके बाद चेरनोबिल। सो हमने पढ़ा है सोवियत संघ के बारे में। सोवियत संघ का हिस्सा था यूक्रेन, ठीक है। 1986 में जब ये घटना हुई थी चेरनोबिल में, तो ये यूक्रेन में हुई थी। आज के टाइम में यूक्रेन एक अलग से देश माना जाता है, जिसकी लड़ाई चल रही है रशिया के साथ। दोनों की लड़ाई लगभग 2021 से चल रही है। उस समय यह सोवियत संघ का हिस्सा था। यहाँ पर एक न्यूक्लियर जो पावर प्लांट था, वहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाता है, वहाँ पर एक विस्फोट हो जाता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक विस्फोट हो जाता है, जिसकी रेडियो एक्टिविटी के कारण बहुत सारे लोग ना केवल उस वक्त मरते हैं बल्कि फ्यूचर में भी वो नस्लें तबाह हो जाती हैं। तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये दो घटनाएं मुख्य रूप से हुई थी। इसी के साथ उस समय एक आवाज़ उठना शुरू हो जाती है उसी दौरान कि जो विकास है और पर्यावरण है वह दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। इसी के साथ एक और डिबेट शुरू हो जाती है, वो ये थी कि वैश्वीकरण के कारण पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये कुछ एलिमेंट्स आज के लेक्चर में समझेंगे। और उसी के साथ 1992 में एक अर्थ समिट होती है जिसको पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। ब्राज़ील की कैपिटल रियो डी जनेरियो में होती है। तो ये अर्थ समिट कहाँ हुई थी इसके बारे में, इसकी लोकेशन जान लेते हैं। इसकी लोकेशन साउथ अमेरिका में ब्राज़ील जो कंट्री है उसकी कैपिटल है रियो डी जनेरियो। तो यहाँ पर ये अर्थ समिट हुई थी, पृथ्वी सम्मेलन इसको कहते हैं। फिर उसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे हुआ था? जापान के अंदर हुआ था। तो क्योटो कहाँ पे पाया जाता है? जापान के अंदर। तो ये प्रोटोकॉल एक साइन किया गया था जिसमें विभिन्न देशों के लिए टारगेट रखे गए थे कि वो कार्बन एमिशन कितने लेवल तक उनको कम करना चाहिए। फिर कोपेनहेगन एक समिट हुई थी 2009 में। तो ये कम्प्लेक्सिटीज़ क्या है, इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज़ के इर्द गिर्द हमारा आज का टॉपिक घूमने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो घटनाएं हुई थी। एक भारत के अंदर हुई थी 1984 में। भारत के भोपाल शहर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसको हम भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं। तो गैस त्रासदी थी ये। मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक गैस वहाँ से लीक हुई थी। भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ये फैक्ट्री बनाई गई थी और ये एक अमेरिकी फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री का काम कीटनाशक बनाना था जिसको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो 1984 में यहाँ से गैस लीक होना शुरू हो जाती है। इसके कुछ कारण बताए जाते हैं। कारण ये बताए जाते हैं कि ये जो फैक्ट्री थी अपनी कॉस्ट बचाने के चक्कर में इसके द्वारा ऐसे एम्प्लॉय रखे गए थे जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी। इसके अलावा इनको ट्रेन करने का भी प्रयास नहीं किया जाता था। बिजली बचाने के लिए कम बिजली का प्रयोग किया जाता था और वार्निंग सिस्टम भी नहीं था कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वार्निंग सिस्टम भी नहीं था। अब मिथाइल आइसोसाइनेट
जहाँ पर स्टोर करी गई थी वहाँ पर पानी घुस जाता है उस रात को, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा तापमान वहाँ पे हो जाता है और उस तापमान के कारण वो गैस लीक हो जाती है जो कि पूरे भोपाल शहर में फैल जाती है, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ 1986 में रूस के चेरनोबिल में एक परमाणु आपदा हुई थी। एक न्यूक्लियर प्लांट वहाँ पे था। यहाँ पर भी विस्फोट हो जाता है कुछ कारणों से और इसके कारण रेडियो एक्टिविटी काफ़ी फैल जाती है, विकिरण जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब विकिरण जो है वो दिखता नहीं है, परंतु ये काफ़ी खतरनाक होता है। रेडियो एक्टिविटी तरंगे होती हैं ये। तो जब भी कोई न्यूक्लियर प्लांट के आसपास कोई व्यक्ति काम करता है तो चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो उसको जैकेट दिए जाती हैं, एक प्रोटेक्टिव सूट दिए जाते हैं जिससे कि उस रेडियो एक्टिविटी उसके शरीर से ना गुजरे। अगर व्यक्ति के शरीर से ये रेडियो एक्टिविटी गुजरती है तो उससे व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। उसके जो सेल्स होते हैं वो काम करना बंद कर जाते हैं। जब सेल्स काम करना बंद कर जाते हैं तो बहुत सारी फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, बहुत सारे शरीर में नुकसान हो जाते हैं, इनफैक्ट बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो लोगों, जानवरों और पौधों को बीमार कर दिया जाता है इस रेडियो एक्टिविटी के द्वारा। और ये दोनों प्रकार की जो घटनाएं थी, चाहे वो भोपाल त्रासदी थी, चाहे वह चेरनोबिल थी, इसके बाद इन एरियाज़ के आसपास जो लोग रह रहे थे उनको अपने घर मजबूरी में छोड़ने पड़े। क्यों छोड़ने पड़े? क्योंकि उसके काफ़ी सालों बाद भी उसका प्रभाव वहाँ पे देखा गया। क्योंकि चेरनोबिल के केस में जो रेडियो एक्टिविटी थी अल्टीमेटली ज़मीन के ऊपर वो आ जाती है और फिर वो ना केवल उसी जनरेशन को प्रभावित करती है बल्कि आने वाली जनरेशन को भी प्रभावित करती है। तो वहाँ पर लोगों को, जो लोग रहते थे उनको अपने घर छोड़ने पड़े और वहाँ से भागना पड़ा। इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का कोई पसंदीदा पार्क है जो उसको बड़ा अच्छा लगता है, या किसी व्यक्ति को कोई जगह बड़ी अच्छी लगती है, वो वहाँ पे रहना चाहता है, परंतु वहाँ पर कोई ऐसी खतरनाक चीज़ गिर गई है जिसके कारण उसकी जान तक जा सकती है, जो उसके शरीर को नुकसान पहुँच सकता है। तो अब वो व्यक्ति उस पार्क में नहीं रह सकता। सो लाइकवाइज जो लोग उनके सराउंडिंग में रहते थे उनको अपने घर छोड़ने पड़े। तो ये था 1984 का भोपाल गैस त्रासदी एंड चेरनोबिल में परमाणु आपदा 1986 में 1986 में हुई थी। तो ये मुख्य घटनाएं मानी जाती हैं, जिसने इन दो घटनाओं ने भी पर्यावरण के बारे में लोगों को चिंतित किया। इसी के साथ उस समय एक और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। प्रॉब्लम ये थी कि वैश्वीकरण के साथ पर्यावरण की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। अब ये कैसे बढ़ रही हैं? जैसे जैसे दुनिया में व्यापार बढ़ता है, विकास बढ़ता है, औद्योगिकरण आता है, तो दुनिया के देश आपस में व्यापार करना शुरू करते हैं और जो उद्योगपति है वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। अब वो जो प्रोडक्शन करी जा रही है एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, उससे एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंच रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ से हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं, हार्मफुल जो गैसेस होती हैं वो निकलती हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो तीन प्रकार के एनवायरनमेंट में तीन एलिमेंट आते हैं, जिसको मैंने बोला था जल मंडल, स्थल मंडल एंड वायुमंडल। तो तीनों को नुकसान पहुंचाती है ये इंडस्ट्रीज़। इसी के साथ जब कहीं पे फैक्ट्रियां बनाई जाती हैं तो वहाँ पर शहर बनते हैं। जब शहर बनते हैं तो वहाँ पर पेड़ काटे जाते हैं। जैसे हमने अपना एग्जांपल देखा होगा कि कहीं पे भी अगर हाईवे बन रहा है तो वहाँ पर पेड़ भी तो काटे जा रहे हैं। अगर वहाँ पे कल को इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ पर घर भी बनेंगे, उसके लिए भी पेड़ काटे जाएंगे। वहाँ पर अगर हॉस्पिटल बनेगा तो वहाँ पर भी पेड़ काटे जाएंगे। सो जब कहीं पे शहर बनता है, कहीं पे उद्योग लगाया जाता है, तो वहाँ पर अक्सर पेड़ काटे जाते हैं। अब वो जो इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं वहाँ अपना पानी जो है वहाँ ज़मीन के अंदर भेजेगी, जब पानी में जाएगा तो उससे पानी भी प्रदूषित होगा, नदियाँ प्रदूषित होगी, हवा में गैसें जाएंगी तो हवाएं प्रदूषित होंगी। तो ये सारे के सारे जो मैटर्स हैं वह वैश्वीकरण के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वैश्वीकरण को मुख्य रूप से हम दुनिया के अंदर व्यापार की दृष्टि से देखते हैं और हम कहते हैं कि दुनिया के सारे देशों को एक हो जाना चाहिए व्यापार करने के लिए, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कि दुनिया के सारे देश आपस में जुड़े हुए हैं इकोनॉमिकली। कोई भी एक देश दूसरे देश के बिना नहीं रह सकता। तो इसी को वैश्वीकरण बोला जाता है। मुख्य रूप से जो वैश्वीकरण है वहाँ इकोनॉमिकली ही देखा जाता है, आर्थिक रूप से ही देखा जाता है। इसलिए विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों का निर्माण होता है। तो उस दौरान वैश्वीकरण को भी एक
समस्या के रूप में देखा गया कि कहा गया कि जैसे जैसे वैश्वीकरण का प्रभाव दुनिया के अंदर बढ़ा है, वैसे वैसे पर्यावरण की समस्याएं भी दुनिया के अंदर बढ़ी हैं। क्योंकि जब औद्योगिकरण किया जा रहा है, वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि व्यापार किया जाएगा, व्यापार का मतलब क्या है औद्योगिकरण किया जाएगा प्रॉफिट सीकिंग के लिए। कैपिटलिज्म को ही तो प्रमोट कर रहा है अल्टीमेटली, प्रॉफिट सीकिंग के लिए, अपने फ़ायदे के लिए पूंजीपति अधिक से अधिक वस्तुएं बनाएंगे। अधिक से अधिक वस्तुएं बनाने के लिए उनको प्रकृति का दोहन करना पड़ेगा, शोषण करना पड़ेगा, और उसी शोषण के कारण जो प्राकृतिक संसाधन है वो ख़त्म होते जाएंगे। अब ये प्राकृतिक संसाधन इस प्रकार से ख़त्म किए जा रहे हैं कि उनको रीस्टोर करने का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो यदि हज़ारों पेड़ काटे जा रहे हैं तो हज़ारों पेड़ लगाए भी नहीं जा रहे, ठीक है। और उसके साथ नदियों को जो नुकसान होता है, हवा को जो नुकसान होता है, और ज़मीन को जो नुकसान होता है वो अलग से। अब आप एक कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति का घर किसी पेड़ के ऊपर है और वह उस पेड़ की लकड़ी रोज़ काटते जा रहा है। तो जिस प्रकार से वो पेड़ की लकड़ी काटता जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपके सराउंडिंग में 4 ही पेड़ हैं और आप उस 4 पेड़ों की जो लकड़ी है उसको रोज़ काट रहे हो, उसकी रोज़ खपत कर रहे हो और उसको रीस्टोर करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हो, उसके स्थान पर कोई नया पेड़ नहीं लगा रहे हो, तो उस केस में वो जो प्राकृतिक संसाधन है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वैश्वीकरण को भी ऐसे ही देखा जाता है कि वैश्वीकरण ने दुनिया के अंदर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लाई है, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लोगों की भूख को बढ़ाती है, कंज्यूमर कल्चर एक लेकर आती है जिसमें व्यक्ति अधिक से अधिक उपभोग कर लेना चाहता है और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो उस दौरान पर्यावरण की समस्या को वैश्वीकरण की समस्या के साथ भी जोड़ के देखा गया। 1980s की ही बात कर रहा हूँ मैं। 1983 में एक कमीशन स्थापित किया गया था जिसके अध्यक्ष ब्रटलैंड थे, जो कि नॉर्वे के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। अब इस कमीशन को टारगेट दिया गया कि आप पर्यावरण की जांच करेंगे और पर्यावरण को क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। ये जो कमीशन बनाया गया था इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी 1987 में, जिसका जो टाइटल था आर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। और इसमें मुख्य रूप से सतत विकास के बारे में बताया गया था। अब मैंने 3 समस्याएं बताई थी, भोपाल त्रासदी, चेरनोबिल त्रासदी, उसके बाद वैश्वीकरण और पर्यावरण के बीच संबंध। तो ये सारी जांचें करने के बाद ये पाया गया कि विकास तो करना है बट दैट विल बी सस्टेनेबल, सतत विकास होना चाहिए। अब सतत विकास क्या है, कोई बताएगा? सतत विकास का होता है जिसमें वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। ठीक है, बढ़िया, बैठ जाइए। जैसे कि इन्होंने कहा कि सतत विकास का मतलब ये है कि ये नहीं देखना है कि वर्तमान जो पीढ़ी है उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेना है, बल्कि ये भी देखना है कि फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए क्या बचेगा। तो मुख्य रूप से संसाधनों की बात यहाँ पे हो रही है कि संसाधनों का दोहन जिस प्रकार से हो रहा है, ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, लकड़ी, पेड़, जिस प्रकार से संसाधनों का दोहन हो रहा है उस स्पीड से हमें इन संसाधनों का दोहन नहीं करना है, पूरी प्रकृति का। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए क्या बचेगा। इसी के साथ सतत विकास का मतलब ये भी है कि हम धरती से संसाधन लें पर उनको नुकसान पहुंचाए बिना। संसाधन तो लेने हैं पर उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। जिसका मतलब ये है कि जब हम पेड़ों का उपयोग घर बनाने के लिए करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 4 पेड़ काट लिए और हमारा काम हो गया तो हम फिर सब कुछ भूल गए, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, ऐसे वाला नहीं करना है। अगर उस पेड़ से हमारे घर के लिए लकड़ी आई है तो एटलीस्ट हमें 3-4 पेड़ वहाँ पे लगा देने चाहिए। इसी को बोलते हैं कि संसाधनों का प्रयोग तो किया जा रहा है परंतु उनको नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा है, यानी कि उनको ख़त्म नहीं कर रहे हैं आउटराइटली। इसी के साथ एक एग्जाम्पल ये भी आ जाता है कि अगर आपके घर में पानी है, किसी भी सोर्स से आपके घर में पानी आ रहा है, तो आप अपने पीने के लिए पानी ले रहे हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए ले रहे हैं, पर उसको ख़राब नहीं कर रहे हैं। जितनी ज़रूरत है उतना आप ले रहे हैं। और जब बिना
ज़रूरत के ही बहा जा रहा है तो आप उसको बंद भी कर रहे हो। तो इसी को आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। सतत विकास किस प्रकार से जो पहले विकास किया जा रहा था उससे अलग है। वो इस तरह आप कह सकते हैं कि आपके पास एक बगीचा है और उस बगीचे के आप सारे फल तोड़ लेते हो, सारे फूल तोड़ लेते हो और उनको रीस्टोर करने का कोई प्रयास नहीं करते हो। मतलब वहाँ पे कोई खेती नहीं करते हो, उनको जो खाद लगनी है वो आप नहीं देते हो। तो एक समय बाद क्या होगा कि आप जितने भी वहाँ से फल होते हैं, जितने भी वहाँ से फूल होते हैं, आप उनको यूज़ तो कर रहे हैं बट एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। और उसी के स्थान पर इसी को बोलते हैं कि पहले का जो विकास कर रहे थे अगर ऐसे ही करते रहे तो फिर एक दिन वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। सतत विकास ये बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई बगीचा है, तुम उसके फूल भी तोड़ोगे, तुम उसके फल भी तोड़ोगे ज़रूरत के अनुसार, पर उसी के साथ तुम उसकी देखभाल भी करोगे। तुम उसको जब पानी की ज़रूरत होगी तो पानी देंगे, जब उसको खाद की ज़रूरत होगी तो खाद देंगे, तो जब उसकी छंटाई की ज़रूरत होगी तो तुम छंटाई करोगे। तो इसी को बोलते हैं सतत विकास, जहाँ पर तुम प्रकृति से ले भी रहे हो पर बड़े इत्मीनान से ले रहे हो। तो 1987 में सतत विकास का नारा दिया गया था कि दुनिया के अंदर विकास तो होना चाहिए बट दैट विल बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आउटराइटली डेवलपमेंट ब्लाइंडली नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रकृति का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो ब्रटलैंड रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी, इसने एक ग्राउंड तैयार किया कि उसके जस्ट 5 साल बाद ब्राज़ील की कैपिटल रियो डी जनेरियो में एक पृथ्वी सम्मेलन होता है जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED कहा जाता है इसको। तो 5 साल बाद ये एक सम्मेलन बुलाया जाता है। इसके लिए ग्राउंड वर्क ब्रटलैंड रिपोर्ट में ही तैयार हो गया था। तो रियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसमें दुनिया भर के नेता एक साथ आए और इन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा पर चर्चा करी और एक नए प्रकार का विषय यहाँ पर उभर कर आया जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन कैसे होता है? जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, वैश्विक तापमान बढ़ जाता है, उसके कारण जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन तब होता है जब हानिकारक गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड धरती के वातावरण में फंस जाती हैं और इसे गर्म बना देती है। ठीक है, CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी और मैंने पहले बोला था कि सूरज की किरणें जब धरती पे आएंगी और वापस जाने का प्रयास करेंगी तो वो जो CO2 है वो उसको रोक लेती है। कैसे रोक लेती है इसका एग्जांपल बताता हूँ कि किसी व्यक्ति ने कोई अपनी गाड़ी धूप में खड़ी करी है और उसके शीशे बंद हैं। अब कोई व्यक्ति उसके अंदर बैठेगा और कोई व्यक्ति उसके बाहर खड़ा है, दोनों, एक व्यक्ति अंदर खड़ा है और एक अंदर चला गया और एक बाहर खड़ा है, तो टेम्परेचर दोनों को फील हो रहा होगा बट जो अंदर वाला है उसको ज़्यादा फील हो रहा होगा। जिस तरीके से जहाँ पर ज़्यादा गर्मी लग रही है आपको गाड़ी के अंदर, उसी तरीके से जब CO2 की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है हमारे वातावरण में तो उसके कारण गर्मी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये गाड़ी का तो एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का मतलब क्या है? इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस। मान लीजिए कि किसी जगह पे तापमान किसी वक्त पे, जैसे सर्दी के टाइम 20 डिग्री सेल्सियस है और वो 23 डिग्री सेल्सियस हो जाता है अगले 5 साल बाद, उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट चेंज। एक वेदर होता है, डे टू डे अपडेट हमें जो मिलती है, वेदर जो मौसम होता है डे टू डे अपडेट मिलती है कि आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज धूप है, आज बारिश हो रही है, इसको मौसम कहते हैं। और इस तरीके से किसी एक जगह का एवरेज जो तापमान है वो 20-25 सालों तक जो होता है उसको उस स्थान की जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। और जब 20-25 साल का जो क्लाइमेट है उसके पैटर्न में जो चेंज हो जाता है उसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कहते हैं। यानी कि 25 साल तक सर्दियों के टाइम किसी जगह पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और 25 साल के बाद 26वें साल वो 26, 27, 28, 29, 30, इस दौरान अगर वहाँ पे 23 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि 3 डिग्री वहाँ पे बढ़ा है, तो जलवायु परिवर्तन हुआ है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज।
तो रियो डी जनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसमें जलवायु परिवर्तन का एक इशू उभर के सामने आया। तो 1990 के बाद से ही पर्यावरण 1990 के बाद से ही और मुख्य रूप से हमने पृथ्वी सम्मेलन में भी देखा कि जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, ये मुद्दा दुनिया के सामने आया, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू होता है, वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण होता है। शुरू में जो जलवायु परिवर्तन था वो मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही जुड़ा हुआ था। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो एमिशंस है, इसके बारे में बता चुका हूँ, जो हमारी ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुँचाता है। बट जस्ट कुछ टाइम बाद ही ओजोन लेयर से ध्यान भटक जाता है और ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस के ऊपर चिंता व्यक्त करी गई कि ओजोन लेयर ज़्यादा हालांकि ज़रूरी है, बट ओजोन लेयर जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? CO2। यदि CO2 का एमिशन बढ़ता रहा, कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरीके से बढ़ती रही, तो ग्लोबल वार्मिंग होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो पृथ्वी सम्मेलन जो बुलाया गया था, जिसको अर्थ समिट कहा जाता है, इसमें एक UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज स्थापित किया गया, जिसको UNFCCC कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि को रोकना था, एक लेवल तक रोकना, कि ग्रीन हाउस गैसेस इस लेवल तक ना बढ़ जाएं कि पूरी दुनिया को तबाह कर दें। तो मानव के द्वारा जो प्रगति करी जा रही है, जिसको एंथ्रोपोजेनिक सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, मानव के द्वारा जो प्रगति की जा रही है और उस प्रगति से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको रोकना इसका मकसद था। तो एक फ्रेमवर्क दिया गया, जैसे आप किसी भी चीज़ का फ्रेमवर्क बनाते हैं कि आप इस काम को ऐसे करेंगे। जैसे आपने आपस में बातचीत करी और आपने बोला कि नहीं, इस चीज़ को हम कम करने का प्रयास करेंगे, ये हमारा फ्रेमवर्क है, इसके ऊपर हमें काम करना है। तो उसी प्रकार से CO2 के ऊपर एक फ्रेमवर्क बना, जिसको बोला गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया जाएगा। और ये पृथ्वी सम्मेलन में बना था फ्रेमवर्क। और जो फ्रेमवर्क दिया गया है कि अब हम जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे, वैश्विक तापमान को रोकेंगे, इसकी रिपोर्टिंग का काम किसको दिया गया? इसकी रिपोर्टिंग का काम इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को दिया गया, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कि रिपोर्ट करने का काम कौन करेगा? जैसे आप में से कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर ये बोला कि हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि इस प्रॉब्लम के ऊपर हमने काम करना है और इसको हम पर्टिकुलरली समय समय पर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये कम हो जाए। और समय समय पर हम एनालिसिस करेंगे, हम जानेंगे कि हमने कितनी प्रगति उसमें हासिल करी है। तो जैसे 2 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, तो हम एनालिसिस करेंगे कि हमने कितना काम किया। और उसी के साथ आपने एक व्यक्ति को काम दे दिया कि जितना भी जो हमारा एनालिसिस होगा, जितनी भी हमने तरक्की करी गई होगी, उसको रिपोर्ट करने का काम किसका है? उसको रिपोर्ट करने का काम एक व्यक्ति को आप दे देते हैं। तो इसी प्रकार से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। तो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा समय समय पे रिपोर्ट्स निकाली जाती है, प्रस्तुत करी जाती है कि अभी तक हमने जो टारगेट लिए थे वो कितने अचीव हमने किए।